हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग शंकर आईएएस के चैप्टर नंबर 2 की स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में हो चुकी है। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के क्या सब फंक्शन है इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो कहाँ से कहाँ तक होती है। जैसे पूरे विश्व को एनर्जी मिलती है सूर्य से, फिर सूर्य से प्लांट लेते हैं एनर्जी, और प्लांट से सारे जो कंज्यूमर्स हैं ये सब लेते हैं। कंज्यूमर्स के बारे में बता चुके हैं, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर और थर्ड कंज्यूमर क्या होता है। आप लोग फर्स्ट वीडियो को ठीक से रिवाइज कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। वैसे इसको हम फिर से बता देते हैं। फर्स्ट कंज्यूमर उसे कहते हैं जो हर्बीवोर है, जो प्लांट को खाता है। सेकंड कंज्यूमर वो है जो हर्बीवोर को खाएगा, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे कार्निवोर। और जो थर्ड कंज्यूमर है जो कार्निवोर को खाएगा, इसे टर्शरी कंज्यूमर भी कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल इंट्रैक्शन, यही हुआ ट्रॉफिक लेवल इंट्रैक्शन की जो इसकी लेवल बढ़ती चली जाती है कि जो फ्लावर्स है, जो प्लांट्स है, प्लांट्स को खाने वाले होते हैं वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। फिर जो हर्बीवोर को खाने वाले होते हैं वो थर्ड पर आएंगे। जो टॉप पर वो आएंगे जो सभी कार्निवोर को खाने वाले होते हैं। इसमें ट्रॉफिक लेवल में ऑटोट्रॉप्स वही हुए प्लांट। इसे ऑटोट्रॉप्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाती है। सनलाइट के उपस्थिति में, सनलाइट हो, उसके बाद CO2 होना चाहिए, उसके अलावे इसके न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स इसे ज़मीन से मिलते हैं। इसको खाने वाले होते हैं हर्बीवोर, उसको खाने वाले होते हैं कार्निवोर, और उसको खाने वाले होते हैं टॉप कार्निवोर। ये सभी ट्रॉफिक लेवल के एग्जाम्पल है कि इस तरह से ट्रॉफिक लेवल बढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो जो होती है जब सन से प्लांट में जाती है तो यहाँ पर 100 यदि एनर्जी है तो यहाँ पर सेकंड पर जाने पर 10 एनर्जी हो जाती है, यानी 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फर्स्ट कंज्यूमर में। सेकंड कंज्यूमर में जाने पर वो 10% का ट्रांसफ़र होता है। यदि 10 के कैलोरी है तो यहाँ पर जाने के वक्त 1 कैलोरी हो जाएगी। 1 कैलोरी से यहाँ पर जाने के वक्त 0.1 कैलोरी हो जाएगी। 10% का ट्रांसफ़र ओनली होता है, 90% बर्न हो जाती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे फूड चेन क्या होती है। फूड चेन का मतलब होता है कि किसको कौन खाता है। ये पूरे जो इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, इसमें जैसे प्लांट को खाने वाला है, प्लांट को कौन खाएगा, हर्बीवोर खाएगा। तो ये हर्बीवोर को कौन खाएगा, तो कार्निवोर खाएगा। इंग्लिश वाले इसे समझेंगे कि जैसे पौधे को शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा, मांसाहारी को सर्वभक्षी खाएगा, सर्वभक्षी को अंतिम में माइक्रोब्स यानी कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल ये सभी खा लेंगे। तो ये फूड चेन होता है। फूड चेन में ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रियस फूड चेन, ये 2 प्रकार के फूड चेन होते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब हुआ यदि प्लांट से ये शुरू होता है, प्लांट से शुरू होता है, प्लांट को कीड़ा खाएगा, यदि मेढक खा लिया, ठीक है, तो उसके बाद फ्रॉग को कौन, स्नेक खाया, स्नेक को कौन, कोई ईगल खा लिया, तो ये जो है ये कहलाएगा ग्रेजिंग फूड चेन। और ग्रेजिंग फूड चेन और एक होता है डेट्रियस फूड चेन। डेट्रियस फूड चेन का मतलब हुआ वो जो मृतकों से प्रारंभ हो। जैसे यदि लिटर है, लिटर मतलब वो जो कि मरा हुआ चीज़ है। यदि डेड प्लांट है या डेड लीफ है, डेड लीफ को कौन खाएगा, अर्थवर्म खाएगा। अर्थवर्म मतलब कि ज़मीन के कीड़े जो होते हैं वो यदि खाया, अर्थवर्म को चिकन ने खा लिया, चिकन को हॉक ने खाया, तो ये होती है डेट्रियस फूड चेन। तो फूड चेन 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रियस फूड चेन। ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे प्लांट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। ईगल यदि मर गया तो इसको किसने खाया,
इसको कीड़े मकोड़े ने खाया, अर्थवर्म ने खाया, अर्थवर्म को किसने खाया, चिकन ने खाया, चिकन को किसने खाया, हॉक ने खाया। तो ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये कहलाता है फूड चेन। फूड वेब क्या होती है? फूड वेब जिस प्रकार से हम लोग इस प्लांट फूड चेन को देखे हैं, तो ये एक फूड चेन हुआ। तो प्लांट को खाने वाले सिर्फ फ्रॉग नहीं होंगे, कहीं पर डियर भी खाएंगे, कहीं पर इसको खाने वाले जो है सो ग्रास होपर भी होगा, इसको खाने वाले गोट भी होगा, और गोट को खाने वाले अलग होंगे, डियर को खाने वाले अलग होंगे, ग्रास होपर को खाने वाले अलग होंगे। तो ऑल पॉसिबल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो फूड चेन है, ऑल पॉसिबल फूड चेन जितने भी पॉसिबल है फूड चेन, उस सभी फूड चेन के को यदि जाल बन जाए, कि यदि जाल की तरह इंटरेक्शन रहे, तो इसे हम लोग कहते हैं फूड वेव। ये मोर स्टेबल होता है किसके मुकाबले में? फूड चेन के मुकाबले में मोर स्टेबल होता है। इससे यदि किसी एक फूड चेन के किसी एक जीव की मर जाने पर या किसी एक जीव के विलुप्त हो जाने पर फूड वेब पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि फूड चेन बहुत जल्द ही ख़त्म हो सकती है। अब हम लोग जानेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। पिरामिड ये होता है कि कहाँ पर पिरामिड, देखिए पिरामिड का निर्माण किस प्रकार से होता है फूड चेन में या फिर फूड वेब में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पिरामिड जो है सो 3 प्रकार का पिरामिड होता है। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का पिरामिड हर हमेशा एक ही होता है, जो कि अपराइट यूनिडायरेक्शनल होता है। कि इसके बारे में जो हम शुरू में ही एनर्जी फ्लो जान लिए थे, इसीलिए इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो सन से फ्लो होकर के एनर्जी आया, तो सबसे पहले प्लांट में आया। तो प्लांट, इसके पास यदि एनर्जी 100 KCl है, 100 कैलोरी है, तो फर्स्ट वाले कंज्यूमर में जो जाएगा ये 10 कैलोरी जाएगा, लेकिन इससे ही ट्रांसफ़र होगा इसमें। दूसरा यूनिडायरेक्शनल है, दूसरा में नहीं जा सकता है। 10 कैलोरी से सेकेंड में जो कंज्यूमर में जाएगा वो 1 कैलोरी जाएगा, और 1 कैलोरी से इसमें जो जाएगा 0.1 कैलोरी जाएगा। तो यानी ये एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होगा ये यूनिडायरेक्शनल होगा, और ये हर हमेशा अपराइट बनाएगा इकोलॉजिकल पिरामिड को। पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में जान लेते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर जो है ये 2 प्रकार का बनता है, एक अपराइट बनता है ग्रासलैंड में और इन्वर्टेड बनता है ट्री में। ये अपराइट क्यों बनता है ग्रासलैंड में, इसके बारे में जानते हैं। अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा कि जो सबसे पहले ग्रास की संख्या होगी, नंबर के बारे में जान रहे हैं, तो ग्रास की संख्या जो होगी वो यदि एक मैदान में हम लोग देखें, गौर करें, तो एक मैदान में बहुत सारे ग्रास होंगे, बहुत सारे घास होगी। उस घास को खाने वाले जो शाकाहारी जीव होंगे वहाँ पर, मान लीजिए कि हम बकरी ले लें या फिर गाय ले लें, तो गाय की संख्या घास से तो कम होगी। अगर गाय को खाने वाला या फिर बकरी को खाने वाला उसमें उस शाकाहारी उस फील्ड में यदि देख लें या फिर उस जंगल में देखें, तो कितने मिलेगी? शेर या फिर बाघ, उससे कम मिलेगा संख्या। और शेर बाघ को खाने वाला की संख्या ये जो है सो उससे कम मिलेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है अपराइट। जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है ये अपराइट होता है। तो ग्रासलैंड में पिरामिड ऑफ नंबर का जो बनता है, नंबर का पिरामिड जो बनता है वो अपराइट होता है। और ट्री में जो बनता है, ट्री में क्यों? क्योंकि जो एक ट्री है उसकी संख्या के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो वो ट्री भले ही विशाल है। अभी हम लोग उसके बायोमास के बारे में नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं संख्या के बारे में। तो एक ट्री है, ट्री पर बैठने वाले पक्षी की संख्या क्या है? बहुत है। उस पर पक्षियों पर बैठने वाले कीड़े जो हैं उसकी संख्या बहुत है।
यानी कि ट्री पर जो निर्भर है पक्षियाँ, वो पक्षी संख्या में कम है। पक्षियों पर जो कीड़े मकोड़े बैठे हुए हैं उसकी संख्या अधिक है, और कीड़े मकोड़े के इंटरेक्शन में जो बैक्टीरियाज हैं वे उसकी संख्या उससे भी अधिक है। तो ट्री इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी कि बायोमास में जो एक पिरामिड बनता है वो अपराइट होता है लैंड इकोसिस्टम में। लैंड इकोसिस्टम में क्यों अपराइट होता है, देखिए लैंड इकोसिस्टम में अगर कुछ जीव हैं, प्लांट हैं, तो जितने भी प्लांट हैं उसका वजन अधिक होगा। प्लांट का वजन अधिक होगा जितने भी शाकाहारी हैं उसके मुकाबले में, जितने भी कार्निवोर है उसके मुकाबले, हर्बीवोर है उसके मुकाबले में। और हर्बीवोर का वजन अधिक होगा कार्निवोर के मुकाबले में। अगर हम लोग देखें कि एक जंगल है जिसमें कि प्लांट जो होगा, प्लांट खूब होगा, उसके प्लांट को खाने वाले जो हर्बीवोर है उसकी संख्या उससे कम होगी, और उसकी वजन इसमें लेते हैं क्या हम लोग, प्रति मीटर स्क्वायर में प्रति ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हम लोग लेते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्लांट की वजन ज़्यादा हो जाएगा, कार्निवोर का वजन उससे कम हर्बीवोर का वजन उससे कम होगा, कार्निवोर का वजन उससे कम होगा, टॉप कार्निवोरस का उससे कम होगा। तो ये हो जाता है लैंड इकोसिस्टम में। और जब एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं हम लोग, यदि कोई समुद्र का इकोसिस्टम के बारे में ले लें, तो समुद्र के इकोसिस्टम में क्या हो जाता है कि इसका ठीक उल्टा हो जाता है। समुद्र के इकोसिस्टम में जो भी प्लांट होंगे तो प्लांट की संख्या बहुत ज़्यादा, प्लांट जितने भी होंगे टोटल, उसके वजन, जितने भी जू जंतुले हैं, छोटी छोटी पेड़ पौधे हैं, उसकी टोटल वजन जो है सो बहुत कम होगा। छोटी मछलियों को टोटल को मिला लें तो क्या होगा, उसका वजन इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो बड़ी मछलियां हैं उसका वजन इस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि इन्वर्टेड होता है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉफिक लेवल के बारे में समझते हैं। पॉल्यूटेंट, इसमें पॉल्यूटेंट उसके बारे में कहा जाता है जो कि पॉल्यूटेंट घुल नहीं सकता है, और ये यदि घुलेगा तो किस में घुलेगा, ये घुलना चाहिए फैट में सॉल्युबल होना चाहिए। अगर ये वाटर में सॉल्युबल होगा तो वाटर में सॉल्युबल होने के कारण क्या होगा कि यदि हम लोग खाते हैं और वाटर में सॉल्युबल है तो ये यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा, एक्सक्रीटा के माध्यम से निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग उस पॉल्यूटेंट को लेंगे जो फैट में सॉल्युबल है, ये वो ट्रॉफिक लेवल पर स्थिर रहेगा। उस पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, या जैसे कि प्लास्टिक के बारे में, इसी तरह के बारे में पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग दो टर्म के बारे में समझेंगे। बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन किसे कहेंगे, वो होता है कि सबसे पहले इकोसिस्टम में कहाँ पर कोई भी पॉल्यूटेंट्स प्रवेश किया है उसे हम लोग कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन। अगर इकोसिस्टम में पहली बार प्रवेश किया है पॉल्यूटेंट्स तो इसे हम लोग कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं कि जब फूड चेन की पूर्ति हो जाती है, फूड चेन की पूर्ति हो जाती है तो इसमें क्या होती है कि एक स्तर से एक दूसरे स्तर तक जाने में, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाने में इसका एक्यूमुलेशन बढ़ता चला जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो इसलिए मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इसका स्तर बढ़ता चला जाता है इसकी पॉल्यूटेंट्स की मात्रा और बढ़ती चली जाती है।
इसीलिए जो कार्निवोर होगा उसके पास ये पॉल्यूटेंट्स की मात्रा ज़्यादा होगी हर्बीवोर के मतलब कि मुकाबले में। जो कोई यदि डायरेक्ट प्लांट को खाता है, हर्बीवोर है, शाकाहारी है, उसके पास पॉल्यूटेंट्स उसके शरीर में कम होगा मुकाबले की कोई यदि कार्निवोर है, यानी कि यदि वो क्या खाता है, मछली मांस खाता है। तो अब हम लोग बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, दो जीवों में यदि इंटरेक्शन होती है तो उसमें क्या क्या पॉसिबल इंटरेक्शन हो सकती है। तो हम लोग सबसे पहला समझेंगे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब कि दोनों को ही यदि प्रॉफिट हो। जैसे एक फ्लावर है, फ्लावर पर यदि कोई बटरफ्लाई आई तो बटरफ्लाई को क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा। फ्लावर को क्या हो जाएगा, पॉलिनाइजेशन हो जाएगा। तो इस दोनों का ही इंट्रैक्शन जो है वो एक दूसरे के लिए प्रॉफिटेबल है। तो इस इंट्रैक्शन को हम लोग कहेंगे म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब हुआ कि एक को तो प्रॉफिट होगा लेकिन दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि डंग है, काऊ डंग है, तो काऊ डंग पर कोई इंसेक्ट बैठा और इंसेक्ट को वहाँ से भोजन मिल गया। काऊ को इससे कोई इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इंसेक्ट को क्या हुआ कि भोजन की प्राप्ति हो गई। एमेंसलिज्म किसे कहेंगे, एक को इससे घाटे हो गई और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि इस प्रकार का इंटरेक्शन है तो इसे हम लोग कहेंगे एमेंसलिज्म। यदि एक पेड़ के नीचे में दूसरा पेड़ आ जाए, मतलब कि दूसरा एक पौधा उग जाए, तो इस पेड़ के छांव से दूसरा पेड़ को नुकसान हो रहा है क्योंकि ये बढ़ नहीं पा रहा है। छाया है, सूर्य का रोशनी नहीं मिल रहा है, ये बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन दूसरे इस पेड़ को कोई प्रभाव पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो एमेंसलिज्म का मतलब हुआ कि एक को घाटा होना चाहिए, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कंपटीशन का मतलब होता है दोनों को घाटा होना चाहिए। अगर कोई एक फूड है, दो यदि जानवर या दो व्यक्ति इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं तो दोनों को ही आधा आधा मिलेगा या फिर बहुत कम, एक को ज़्यादा एक को कम मिलेगा। तो इसे कहते हैं कंपटीशन में दोनों को ही घाटा है। प्रीडेशन का मतलब हुआ कि एक को तो फायदा होगा, दूसरे को घाटा होगा। जैसे कि एक छोटी मछली है, छोटी मछली जो है उसको बड़ी मछली खा लिया, तो इसमें क्या हुआ कि एक मछली तो साफ अपना जान दे दी, तो और एक मछली को भोजन मिल गया। तो प्रीडेशन का मतलब होता है कि यदि एक मछली दूसरे मछली को खा लिया, या पैरासिटिज्म मतलब होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर ही निर्भर है खाना पीना के लिए, तो उसे कहते हैं पैरासिटिज्म। तो दूसरे का घाटा हो रहा है कि दूसरे से आप तो खाना पीना ले रहे हो और एक को फायदा हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं पैरासिटिज्म। न्यूट्रलिज्म मतलब यदि दो जीव कोई भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, कोई यदि फॉरेन में बैठा, हम लोग जैसे मान लेते हैं कि कोई यदि अफ़गानिस्तान का व्यक्ति है और उसे इंडिया के किसी एक गाय से कोई दूध नहीं मिल रहा है, तो इंडियन काउ से, या फिर इंडिया के कोई लायन है, इस दोनों में क्या इंटरेक्शन है, कोई नहीं, तो इसे न्यूट्रलिज्म कहेंगे हम लोग। ठीक है, ये है बायोटिक इंटरेक्शन। बायोजियोकेमिकल साइकिल हम लोग देखेंगे कि इकोलॉजी में कितने प्रकार के साइकिल होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक होता है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलती है, कहाँ तक जाती है। सबसे पहले जैसे प्रोड्यूसर्स, पेड़ पौधे हैं, ये क्या किया कि पहली बार प्रोड्यूस किया खाना को।
इसको पहले खाने वाले कौन हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स से ये कहाँ चले जाएंगे? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का मतलब हुआ वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सब के बास में। ये डिकम्पोजर क्या करेंगे? फिर इसको सॉइल को दे देंगे। सॉइल से ये धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स क्या करेगा? ह्यूमस के रूप में लेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोड्यूसर्स से डायरेक्ट डिकम्पोजर्स के बीच में भी हो सकता है। जैसे यदि प्लांट यदि डायरेक्ट मर गया, प्लांट यदि मर गया और उसे वहीं पर छोड़ दिए धरती पर ही, तो क्या होगा कि डिकम्पोजर्स उसे खा जाएगा। तो इस प्रकार के साइकिल को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। अब हम लोग दूसरे साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल को ही हम लोग कहते हैं परफेक्ट साइकिल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें जो होती है, जो इस प्रकार की इसका साइकिल बनता है, इसमें पूर्णतया इसको जो है सो वापस मिलता है और इसको शॉर्ट टाइम में वापस मिलता है। इसका साइकिल शॉर्ट टाइम में पूरा होता है। सेडिमेंट्री साइकिल जो होता है वो लॉन्ग टाइम में पूरा होता है और यह पूर्णतया नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग इम्परफेक्ट कहते हैं। अब ये कितने लॉन्ग टाइम में हो सकता है? तो लगभग ये हजारों साल में हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में पूरा हो सकता है। अब जैसे यदि इसमें एटमॉस्फेयर यदि रिजर्वेयर है गैसियस साइकिल में, और हाइड्रोस्फीयर रिजर्वेयर है, जैसे कि यदि हम लोग ऑक्सीजन साइकिल देखें या फिर कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल देखें या नाइट्रोजन साइकिल देखें। हाइड्रोस्फीयर का मतलब हुआ कि यदि हम लोग वाटर साइकिल को देखें तो ये सभी होते हैं परफेक्ट साइकिल में, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल में वाटर साइकिल हुआ। वाटर साइकिल में क्या होता है? एक रिजर्वोयर में यदि वाटर है, वाटर क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ, उसके बाद बादल बना, बादल से क्या हुआ? वर्षा हुआ, वर्षा हुआ तो सभी जगह पर पानी इकट्ठा हुआ, फिर से क्या होगा? इसका इवेपोरेशन होगा, बादल बनेगा। तो इस प्रकार के साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। और ये वाटर साइकिल के बारे में तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, ये परफेक्ट साइकिल होता है। कार्बन साइकिल क्या है? जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड में प्लांट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाएगा, फिर जो है सो प्लांट क्या करेगा? उसको ऑक्सीजन में चेंज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको C6H12O6 यानी कि उसको ग्लूकोज में चेंज करेगा, जिसको कि मनुष्य खाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेंगे। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण हो जाएगी और ये परफेक्ट साइकिल होता है, इसीलिए इसको गैसियस साइकिल। और यह फिर कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल है तो गैस तो ही है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। नाइट्रोजन साइकिल क्या है कि इसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये 3 प्रकार से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन के द्वारा या फर्टिलाइजर के द्वारा। उससे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि नाइट्रोजन आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, हम लोगों के शरीर में जो इतना भी प्रोटीन खाते हैं उसका 16% लगभग प्रोटीन का सोर्स जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, कितना है? 78% नाइट्रोजन है, 21% क्या है? ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जरूर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतना इम्पोर्टेंट है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हम लोगों की जीवन ही ना होगी, कार्बन साइकिल पूरा ही ना होगी, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं तो खाना पीना मिलेगा कैसे? तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है 78% और इससे हम लोगों को क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। ये नाइट्रोजन साइकिल मतलब कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है, इसीलिए नाइट्रोजन का साइकिल किया जाता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, या तो हम लोग अमोनिया में बदलेंगे, या नाइट्रेट में बदलेंगे, नाइट्राइट में बदलेंगे, उसके बाद ही इसका यूज किया जा सकता है। इसको अमोनिया
नाइट्राइट या इसको प्लांट को डायरेक्ट लेने से पहले इसको बदल दिया जाता है। इसके बदलने के तरीके क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या सब आता है? जैसे राइजोबियम है। राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, पहले इसको आयन नाइट्रोजन आयन में बदल देता है, उसके बाद इसको नाइट्राइट में बदलता है, और उसके बाद इसको नाइट्रेट में बदलता है, विले नाइट्रेट इसको बदला जाता है। उसके बाद इसको क्या करती है, प्लांट इसको लेती है और उसके बाद इससे इसको क्या करती है कि इसको प्रोटीन बनाती है, पल्सेज। जैसे पल्स वाली यदि कोई भी पेड़ पौधा हो तो उसके गांठों में एक जीवाणु होती है जिसे हम लोग कहते हैं राइजोबियम नामक जीवाणु। वो क्या करती है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेती है और उसके बाद उसको नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके विले नाइट्रेट में बदलती है, और वो उसको पल्स में प्रोटीन के रूप में हम लोगों को दे देती है। और फिर प्रोटीन के रूप में जब उसका उपयोग करते हैं ह्यूमन, फिर वो जो है सो उपयोग करने के बाद ह्यूमन एक्सक्रीटा करके वापस पहुंचा देते हैं ज़मीन को। तो इस प्रकार से होती है नाइट्रोजन साइकिल पूरा। फर्टिलाइज़र से क्या करते हैं, यदि ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी हो गई है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, यूरिया डाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। एटमॉस्फेरिक फिनोमेना से कैसे पूरी होती है, तो एटमॉस्फेयर में होता है थंडर होता है या फिर भूकंप होता है, जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन का डायरेक्ट जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, और इससे भी पौधे डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं नाइट्रोजन को। इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल होती है। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न सेडिमेंट्री साइकिल को। सेडिमेंट्री साइकिल एक इम्परफेक्ट साइकिल होता है। इम्परफेक्ट साइकिल ये क्यों होता है, क्योंकि ये हजारों सालों में होती है और ये पूर्णतया ये यूजेबल नहीं हो पाती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट साइकिल। जिस प्रकार से इसमें हम लोग बहुत सारे साइकिल को देख सकते हैं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल हम दो लिए हैं। फॉस्फेरस साइकिल। फॉस्फेरस साइकिल में क्या होता है, ये देखिए बड़े बड़े फॉस्फेट रॉक हैं, उसका क्या होगा कि बरसात में या फिर हवा बह रही है तो उसका इरोजन हुआ, या फिर माइनिंग से उसका इरोजन हुआ, वो धीरे धीरे क्या जाएगा कि समुद्र में चला गया। समुद्र में चला गया तो वो उस वहाँ के जो प्लांट हैं वहाँ उससे फॉस्फोरस लिए उसका जब पूर्णतया इस्तेमाल हो गया तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि वो सड़ गल के वो एक रॉक का रूप ले लेगा। तो उसके बाद वो रॉक ओशियनिक रॉक जब बनेगा तो ओशियनिक रॉक धीरे धीरे बनते 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 बड़ा रॉक बनेगा, जो कि पृथ्वी पर रॉक के रूप में आएगा, और वो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से उसका सरल गलन होगा, फिर से वो इरोजन माइनिंग के बाद फिर से वो प्लांट में जाएगा, फिर से ओशियनिक रॉक। इस साइकिल को हम लोग कहते हैं फॉस्फेरस साइकिल। क्या ये पूर्ण होता है? पूर्ण नहीं होता है, इसलिए इम्परफेक्ट साइकिल कहते हैं। इसी प्रकार सल्फर साइकिल है। सल्फर साइकिल बहुत सारे ऑर्गेनिक रॉक में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक रॉक में कहाँ पर पाए जाते हैं? कोल में पाए जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, ऑयल में पाए जाते हैं, पीट में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ इनऑर्गेनिक डिपॉजिट होते हैं, इनऑर्गेनिक जगहों पर पाए जाते हैं, चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे पायराइट रॉक में, सल्फर रॉक में पाए जाते हैं सल्फर। फिर उसका क्या हो जाता है, उसी तरह से सरल गलन होता है, प्लांट उसका यूज करता है, फिर वो जो है सो पुनः वापस आकर के रॉक बन जाता है। तो इसी को साइकिल को हम लोग कहते हैं सल्फर साइकिल। इस साइकिल में हो सकता है एक कोल साइकिल। कोल साइकिल क्या आता है कि जिस प्रकार से कोयला है, तो कोयला कितने हजारों करोड़ों मिलियंस ऑफ ईयर्स में बने हैं, फिर उसका क्या हो जाता है कि वो धीरे धीरे हम लोग उपयोग किए, पहले उसको तो माइनिंग करके हम लोग उपयोग किए, उसके बाद जलाए, उसके बाद उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि फिर से डिपॉजिट हो गया ज़मीन के अंदर में। वो डिपॉजिट होने के बाद हजारों सालों में पुनः वो कोल के रूप में आ जाता है।
तो इस साइकिल को हम लोग कहते हैं कोल साइकिल। और इस प्रकार के जितने साइकिल हैं वो सभी साइकिल के लिए रिजर्वेयर के रूप में होता है लैंड का क्रस्ट होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है सेडिमेंट्री साइकिल। ओके, यदि कोई समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। जो जिस को का इस बार यूपीएससी 2024 में अटेम्प्ट है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे फास्ट रिवीजन कहीं पर भी नहीं कराई जा सकती है। और जो 2025 वाले हैं उसके लिए अलग से पढ़ाई जाएगी। अभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये फास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका एक एक टॉपिक जो है सो डिटेल में उसका रिवीजन डिटेल में उसको पढ़ाया जाएगा। कुछ ही दिनों में उसके भी वीडियो आएंगे, और जो तब तक हम लोग इसको देखते हैं। जो भी 2024 के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं उससे निवेदन है कि प्लीज़ पहले आप बुक को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें जिस फास्ट से हम पढ़ा रहे हैं आप जो है सो उस फास्ट से यदि पहली बार में ही देख रहे हैं तो नहीं कर पाइएगा। ये सिर्फ रिवीजन के लिए वीडियो है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है कि एक जगह पर पेड़ पौधों का जमावड़ा हो जाना। ये सक्सेशन जो होती है ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में होती है। ये एक दिन का काम नहीं हो सकता है। पायनियर कम्युनिटी सक्सेशन का मतलब डायरेक्टली यदि आप लोग ठेठ भाषा में समझना चाहें तो यदि एक जगह पर कुछ भी नहीं है और वहाँ पर आपको कुछ 100 सालों में जंगल दिखाई दे, तो ये जंगल कहाँ से आई इसके बारे में स्टडी करना ही सक्सेशन है। पायनियर कम्युनिटी उसे कहेंगे जो पहली बार आई थी। अगर कहीं पर रॉक है या फिर छोटे छोटे बालू है, छोटे छोटे क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे पत्थर हैं, वो क्या हुआ कि बहुत दिनों में इरोजन होकर के सर गल करके वो क्या बन गया, मिट्टी बन गया। तो मिट्टी पर जो पहली बार कोई पेड़ पौधा आई होगी उसे हम लोग कहेंगे पायनियर कम्युनिटी। जैसे लाइकन्स, ये मॉस, ये सब हुआ पायनियर कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या हुआ कि जब बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए तो उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। इस दोनों के बीच में बहुत सारी कम्युनिटी आई होगी। लाइकेंस के बाद मॉस आई, मॉस के बाद हर्ब्स आए, हर्ब्स के बाद सर्ब्स आए, सर्ब्स के बाद प्लांट आए, प्लांट के बाद ट्रीज आए। तो ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के रूप में चेंज हो गया। तो ये तो हुई कि एक कम्युनिटी के आधार पर पायनियर और कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन का मतलब हुआ कि पहली बार यदि किसी मिट्टी पर नहीं किसी जगह पर वहाँ पर रॉक हो, मिट्टी हो गया तो सेकेंडरी सक्सेशन हो गया। पहली बार यदि कहीं पर कोई पेड़ उपजा है तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन किसे कहते हैं? जब वहाँ पर दूसरी बार हम लोग उपजाए हैं। यहाँ पर पहली बार में होता है कि सॉइल का अब्सेंट होता है, सॉइल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रॉक होता है। सेकेंडरी सक्सेशन अगर हम किसी धरती पर पहली बार कोई एग्रीकल्चर किए हैं तो वो प्राइमरी सक्सेशन है। और उस एग्रीकल्चर को काटने के बाद आज से 5 साल के बाद ही सही यदि वहाँ पर कोई गेहूँ उपजाए हैं या फिर धान उपजाए हैं, कुछ भी उपजाए हैं, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा वहाँ पर, क्योंकि मिट्टी बन चुकी है उपजाने के लिए। अच्छा, ऑटोजेनिक या एलोजेनिक सक्सेशन किसे कहते हैं? ऑटोजेनिक सक्सेशन उसे कहते हैं जो यदि कहीं पर अपने आप सक्सेशन होती है। यदि कहीं पर मिट्टी जो है सो अपने आप बन जाती है, रॉक मिट्टी के रूप में परिवर्तन हो गया और वहाँ पर वर्षा के कारण जो है सो पानी आ गया, धूप आ गया, इसके कारण अपने आप थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी जो है सो क्या बन गई, प्लांट बन गई। प्लांट जो है सो धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो इसे हम लोग कहेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। और एलोजेनिक सक्सेशन उसे कहेंगे यदि किसी ने करवाया है, यदि किसी ने यहाँ पर प्लांट जो है सो
क्या किया है, यहाँ पर प्लांट बोया है और उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है, यानी इसमें किसी और का सहायता मिला है, तो इसे कहेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन एंड हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन किसे कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है प्लांट से सक्सेशन होना, हेटरोट्रॉफिक मतलब होता है कि मिक्स्ड सक्सेशन होना, तो इसे हम लोग कहेंगे हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन। अगर ये वीडियो आपको लोग अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, यदि कोई भी सवाल हो तो शेयर करें सभी ज़रूरतमंदों के साथ, और इसे सब्सक्राइब जल्द ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।